चलो अब इधर ध्यान दो बेटा, मुझे पता क्या होंगे, ठीक है। अब इधर ध्यान देना। पार्टनरशिप का सबसे पहला चैप्टर जो था हमारे पास एकदम बेसिक सा चैप्टर था, जिसमें अपन ने क्या क्या सीखा। एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन, गारंटी और पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है ना, एकदम बेसिक सा चैप्टर। अब आप थोड़े एडवांस लेवल में आ रहे हो कि जब भी बिजनेस के अंदर कोई नए पार्टनर को आप अपने पास एडमिट करते हो, जैसे एक्स और वाई दो पार्टनर्स हैं और इन्हें फील हो रहा है कि इनको अपने बिजनेस में या तो कोई नए पार्टनर को लेना चाहिए, या कोई पर्सन है जेड जिसको फील हो रहा है कि भाई मुझे इस बिजनेस में मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम अच्छे प्रॉफिट कमा सकें। तो एक्स वाई जेड रीजन कुछ भी हो, ये हमारी ऑलरेडी पुरानी फर्म चल रही है, इस फर्म में एक नया पार्टनर आ रहा है, कौन, जेड, ठीक है। तो अब अपन को अकाउंटिंग के पर्पज से देखना है कि जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो पहले तो हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, उन सारी की सारी प्रॉब्लम को अपन वन बाय वन करके सोल्व करेंगे, उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। और फिर जब सारी प्रॉब्लम हो जाएगी तो एक बड़ा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। आरबीएससी के अंदर 4 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन पक्का आता है, और सीबीएसई के अंदर 5 नंबर और 6 नंबर का एक क्वेश्चन बड़ा पक्का यहां से आता है, यस, ठीक है ना। तो अच्छे से इसको कवर करना। 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल लल्लू पंजू टाइप का आएगा, अगर आपको सारी स्टेप एक ए टू जेड आते हो। बीच में एक भी स्टेप में आप अगर अटक गए तो समस्या हो जाएगी, ठीक है ना। रेगुलर पढ़ोगे तो कहीं पर कहीं समस्या आएगी नहीं, छुट्टियां ले लोगे तो फिर समस्या ही है, फिर तो हम खुद ही एक समस्या है। तो अब बात करते हैं अपन की, जब भी कोई नया पार्टनर हमारे बिजनेस में आएगा तो सबसे पहला पॉइंट, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बिजनेस में आने पर। कई बार थियोरेटिकल क्वेश्चन में भी ये पॉइंट पूछा गया है, 2-2, 3-3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि जब भी कोई नया पार्टनर हमारे बिजनेस में आएगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या क्या समस्याएं आएंगी, जिसका आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, ठीक है ना। तो नए पार्टनर के आने पर सबसे पहला ही पॉइंट कि हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, जिसका हमें क्या करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब सबसे पहली समस्या क्या होती है, जब भी कोई नया पार्टनर आएगा, नया पार्टनर आएगा तो उसको हम ऐसे ही एडमिशन दे देंगे बिजनेस में, या उसको कहेंगे देख भाई हमने भी कुछ पैसा लगा रखा है, हमने पार्टनरशिप हम आज से 4-5 साल पहले स्टार्ट करी थी, तो जब स्टार्ट करी तो हमने बिजनेस में पैसा लगाया, और प्लस साथ ही साथ में कभी कभार हमने 50,000 1 लाख रुपए और भी लगाए, तो हमने बिजनेस जब स्टार्ट किया तो इसमें हमारा पैसा लगा हुआ है। अब आप आज हमारे हिस्सेदार बनने वाले हो, पार्टनर बनने वाले हो। पार्टनर का मतलब भी क्या होता है, हिस्सेदार। हिस्सेदार का मतलब क्या होता है कि अब से जो मेरे बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टीज है उसमें आपको भी हिस्सा मिलने वाला है। तो आपको अगर हमारा पार्टनर बनना है तो आपको भी कुछ पैसा लगाना पड़ेगा हमारे बिजनेस के अंदर। क्या लगाना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा। सपोज कीजिए हम ही स्कूल चला रहे हैं, कोई आदमी आता है कि भाई मैं भी आपके स्कूल के में पार्टनरशिप करना चाहता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा उसको कि देख भाई मैंने स्कूल में फर्नीचर खरीदा है ना, मैंने ये पंखे लगाए, ये ट्यूबलाइट लगाई है ना, तो इसमें मेरा कुछ इन्वेस्टमेंट लगा, साथ साथ में व्हाइट बोर्ड, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगा, तो मैंने इसमें कुछ पैसा लगाया, तो आप अगर पार्टनर बनना चाहते हैं तो उतने पैसे में आप भी कंट्रीब्यूशन दीजिए, अपना हिस्सा लेके आइए। तो अब अपन को ये तय करना पड़ेगा कि नया पार्टनर जो आएगा वो कितने पैसे लाएगा और उसका हम करेंगे क्या। तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास ये आने वाली है, क्या, नए पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, पैसा लाएगा जब नया पार्टनर, उसको हम क्या नाम देंगे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। इसका क्या करेंगे पहले तो वो देखें, ठीक है। अब ये तो हो गया कैपिटल का पॉइंट। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, सपोज कीजिए एक्स और वाई जो है, मैं एक बार ओवरव्यू दे रहा हूं आपको इस पूरे चैप्टर का, फिर अपन है ना वन बाय वन करके वापस सारी प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं, डीपली अपन उस टाइम समझेंगे। अब बस अभी सिर्फ एक ओवरव्यू समझना ताकि पूरा चैप्टर अभी दिमाग में घुस जाए, ये करने वाले अपन। एक्स और वाई पार्टनर से तो पता ही एक प्रॉफिट शेयर करते होंगे एक रेशियो में, 2:3 या 3:2 जो भी रेशियो है। अब जब नया पार्टनर आएगा और वो इस फर्म का पार्टनर बनेगा, तो आपको नहीं लगता कि उसको भी अब प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ेगा। तो क्या उसके आने के बाद इन सभी पार्टनर्स का एक नया रेशियो निकलेगा कि अब एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर बन गए, तो अब इनका रेशियो क्या होने वाला है, ये भी अब अपन डिसाइड करेंगे कि जब अगर कोई नया पार्टनर आपके बिजनेस में आ जाता है तो उसके आने के बाद में इन सभी पार्टनर का न्यू रेशियो क्या होने वाला है, न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर। इसकी अपन कैलकुलेशंस करेंगे, 2-3 मेथड होते हैं इसकी कैलकुलेशन करने की। ये तो हो गई दूसरी प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम, जब नया पार्टनर कोई आता है तो ये फिक्स अपने हिस्से के लिए आएगा। जैसे क्वेश्चन बोलेगा जेड आया 1/5 शेयर के लिए, इस 1/5 का मतलब क्या होता है,
यस, कि पूरे फर्म में इसको 1/5 हिस्सा मिलेगा, चाहे प्रॉफिट की बात करें या एसेट्स या लाइबिलिटीज की बात करें, जो भी चीज पूरे बिजनेस की उसमें इसका हिस्सा कितना होगा 1/5। आपको नहीं लगता कि जब नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर पहले जो प्रॉफिट शेयर करते थे अब उनको कुछ हिस्सा नए पार्टनर को भी देना पड़ेगा? पहले तो दो जने प्रॉफिट बांटते थे, एक्स और वाई, अब जेड भी तो आया, तो जेड के आने से आपको नहीं लगता इन दोनों का हिस्सा जो है वो कुछ कम हो जाएगा? डेफिनेटली होगा, ठीक है ना। वास्तव में देखा जाए तो हिस्सा कम कैसे होता है? ये जो 1/5 शेयर के लिए आएगा ना, ये 1/5 किससे लेगा? वास्तव में कुछ तो देगा एक्स अपने हिस्से में से, कुछ देगा वाई अपने हिस्से में से, और फिर किसका शेयर बनेगा? जेड का। समझ रहे हो? जैसे मैंने कहा आप दो भाई हो, ठीक है ना, दो भाई हो एक्स और वाई, आप दोनों को पापा ने दो दो सेम एप्पल लाके दी, दो नहीं तीन तीन एप्पल लाके दी। कितनी? तीन तीन, तीन तू खा, तीन तू खा। सडनली कौन आया? मामा का एक लड़का घर में आ गया, जेड, मैं भी एप्पल खाऊंगा, मैं भी एप्पल खाऊंगा। अब बताओ क्या पापा उसके लिए नई एप्पल लाएंगे? तो वो कहेंगे आप अपने अपने हिस्से में से दे दो। तो अब क्या होगा? इस जेड को चाहिए दो एप्पल, जेड ने बोल दिया मुझे तो दो चाहिए, मामा का लड़का है तीन भी मांग सकता था, उसने क्या बोल दिया? दो एप्पल तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो अब क्या होगा? एक्स बोलेगा ठीक है चल एक में देता हूं, ये ले। वाई क्या बोलेगा? ठीक है चल एक में भी देता हूं। तो इन दोनों ने अपने हिस्से में से एक और एक एप्पल इसको दी जेड को, तब जाके जेड का हिस्सा बना। पार्टनरशिप में भी यही होता है, जब नया पार्टनर आता है तो वो जो जितने हिस्से के लिए आता है वो हिस्सा देता कौन है? ये पार्टनर देते हैं। यानी कि क्या ये बेचारे भाई जो हैं ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं मामा के लड़के के लिए? यस, ये दोनों क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस। अब बताओ किसने कितना सेक्रीफाइस किया? इक्वल, ये तो मैंने बोल दिया इक्वल। अब थोड़ा और चलते हैं। मामा के लड़के ने बोला मुझे तो 3 एप्पल चाहिए, एक्स बड़ा भाई था और वाई छोटा भाई, और बड़े बेचारे सीधे होते हैं, छोटे नालायक होते हैं। बड़े वाले ने बोला चल ठीक है, कितने एप्पल चाहिए? 3 एप्पल चाहिए। वाई को बोला जा उसको 2 एप्पल देते। उसने बोला नहीं मैं तो 2 नहीं दूंगा, मैं तो सिर्फ 1 एप्पल दूंगा। तो ये जो 3 एप्पल मांग रहा था इसमें से एक तो इसको किससे मिल गई? वाई से। अब एक्स बेचारा भोला वाला आदमी, इसने बोला चल ठीक है एक तो दे, बाकी 2 मैं दूंगा। तो इसने बाकी 2 एप्पल दिए अपने हिस्से में से। समझ में आया? तो बताओ इन दोनों ने जो सेक्रीफाइस किया उसका एक हिस्सा बना। किस रेशियो में इन्होंने सेक्रीफाइस किया? 1:2। अपन ये भी चीज देखते हैं। क्या देखते हैं? कि अगर कोई नया पार्टनर आएगा तो कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस करेगा, कौन कितना हिस्सा देगा, इसकी भी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। इसकी भी कैलकुलेशन करने के तरीके होते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या होगा? हमें निकालना एक रेशियो। किसका रेशियो? सेक्रीफाइस रेशियो। 3 प्रॉब्लम अभी तक हमने देखी। पहली प्रॉब्लम, नया पार्टनर आएगा, कैपिटल आएगा, कितनी लाएगा, क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो देखेंगे। दूसरा, उसके आने पर क्या होगा? नए रेशियो में चेंज आएगा, तो रेशियो की कैलकुलेशन कैसे होगी वो अपन करेंगे। फिर जब वो आएगा तो वो अपना हिस्सा किससे लेगा? बाकी के पार्टनर से। किस रेशियो में कितना हिस्सा लेगा उसकी भी हम कैलकुलेशन करेंगे, यानी सेक्रीफाइस रेशियो की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। चौथा पॉइंट होता है जब नया पार्टनर आता है तो उसके आने के टाइम एक एडजस्टमेंट होता है, और बहुत इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब ये गुडविल क्या है इसको अपन बाद में समझेंगे, ठीक है ना। फिलहाल क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अपन ये देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो गुडविल एक हमारे पास बड़ा टॉपिक होने वाला, और कम से कम मान के चलना 3 मार्क्स, 3 नंबर के क्वेश्चन यहां से बनेंगे, ठीक है ना। इसमें अपन अकाउंटिंग भी पढ़ेंगे, इसका वैल्यूएशन भी पढ़ेंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, जब आगे टॉपिक आएगा उसके साथ साथ कवर करेंगे। हाँ बोलो। 3 नंबर, देखो ये पूरा चैप्टर कितने नंबर का है? 8 से 10 नंबर कम से कम। कितने? 8 से 10 नंबर कम से कम बोल रहा हूं, 8 से 10। और कई बार इसमें से 14, 15 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे गए। तो ये मत सोचना कि फिक्स पैटर्न होगा आपने। कई बार रिटायरमेंट के क्वेश्चन छोड़ के इसके दे दिए जाते हैं, कई बार इसके छोड़ के रिटायरमेंट के दे दिए जाते हैं, बट रिटायरमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये, क्योंकि ये समझ में आ गया तो रिटायरमेंट हो गया। अप्रोक्स मान के चलो यही है जब पार्टनर फॉर्म छोड़ के जाएगा। तो वापस अब इधर देखो, एक नंबर इसका पक्का है 1 मार्क्स का, 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3 भी कई बार पूछा गया है, ठीक है ना।
तो इसका क्वेश्चन पक्का है, आता ही है, यानी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और कम से कम आपके मान के चलना पूरे चैप्टर का 10 से 12% अकेला चैप्टर है पूरी बुक का। ठीक है, तो अब अपन बात करें तो चौथा एडजस्टमेंट अपन किसका देखने वाले हैं, गुडविल का। क्या होगा, कैसे होगा, इसको टॉपिक के साथ कवर करेंगे। लगभग मान के चलो 15 दिन मैक्सिमम, इससे पहले ही निपटा देंगे अपन। फिर फिफ्थ है हमारे पास में, नए पार्टनर के आने पर पुराने पार्टनर जो है अपनी बैलेंस शीट में जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज लिखते हैं वो पुरानी वैल्यू पर आती है। किस वैल्यू पर आती है, पुरानी वैल्यू। और अपना पता एक कॉन्सेप्ट भी है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जो ये कहता है एसेट्स को आपने जिस वैल्यू पे खरीदा उसी वैल्यू पर आप हर साल उसे अपने बुक्स में लिखोगे। जैसे मैंने आज से 10 साल पहले कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी अगर 1 लाख में, तो उसको आज भी मैं उस वैल्यू पर लिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा। कभी भी उस प्रॉपर्टी को मार्केट प्राइस से हम कंपेयर नहीं करते। क्या बोला, मार्केट प्राइस का मतलब क्या हुआ, कम भी होती है, तो उससे हम कभी कंपेयर नहीं करते। हम तो ठीक है सिर्फ चले जाते डेप्शन लेस करके लिखते रहते। फिर पता चलता है 1 लाख की प्रॉपर्टी जो थी उस पर आपने आज तक डेप्रिसिएशन लगा के 20,000 कर दिया, लेकिन वास्तव में प्रॉपर्टी मार्केट में देखे तो 20 लाख की है। तो क्या आपकी बुक्स में जो वैल्यू आती है एसेट्स की और उसकी मार्केट प्राइस में चेंजेस आ सकते हैं, डेफिनेटली आ सकते हैं, क्योंकि आप बुक्स में जो वैल्यू लिखते हो हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेस पे लिखते हो और मार्केट वैल्यू जो है मार्केट के हिसाब से मार्केट के अकॉर्डिंगली चेंज होती है, तो इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो अब नया पार्टनर जब आएगा तो उसके आने पर आप अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करोगे। क्या करोगे, रीवैल्यूएशन, यानी इसको मार्केट प्राइस पे कंपेयर करके अपनी बैलेंस शीट को पूरी मार्केट प्राइस पर कन्वर्ट करने का ट्राई करोगे, प्रयास करोगे। उसके लिए अपन एक अकाउंट बनाएंगे स्पेशली, जिसका नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। बट लायबिलिटी के लिए कई बार वर्ड रीवैल्यूएशन की जगह आप ये भी यूज लेंगे, रीअसेसमेंट, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। बोलो, और हिस्टोरिकल कॉस्ट तो अकाउंट का कॉन्सेप्ट है और नया पार्टनर जो आता है वो तो बाद की कंडीशन होती है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीजें, इनको अपन कंबाइन नहीं कर सकते। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हो गया। इसके बाद एक आपके पास प्रॉब्लम आएगी कि नया पार्टनर जब आता है तो आपने कुछ रिजर्व बना रखे होते हैं। रिजर्व समझते हो क्या होते हैं, हर साल जो हमारे प्रॉफिट होते हैं उसमें से कुछ हिस्सा आप अलग करके रखते हो इमरजेंसी के लिए। अभी जनरल भी हो सकते हैं और स्पेशल रीजन के लिए भी बना सकते हो। जैसे घर में अपन सेविंग करते हैं तो एक जनरल सेविंग होती है, ऐसे गुल्लक में पैसे डाल रहे हैं, कोई रीजन नहीं होता है। एक स्पेशल सेविंग भी होती है ना, तुषार ने बोल दिया शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, स्पेशल सेविंग हो गई। हाँ, वो आप पे भी अप्लाई हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा बताओ, इस केस में 2 तरीके के रिजर्व हो गए, एक जो आपने ऐसे ही पैसा इकट्ठा किया, दूसरे जो आपने स्पेशल रिजर्व बनाए। अब बताओ, तुषार ने जो पैसा इकट्ठा किए हैं, मामा का लड़का अगर घर में आ जाए तो क्या उसको ये पैसे देंगे? मामा के लड़के ने सीधा आते गुल्लक देखा, अरे गुल्लक दिख गया, तुषार भाग के आया, हाँ ये तो मेरा, ये मैंने इकट्ठा किया। तो मामा के लड़के ने बोला आपसे मैं भी आपका पार्टनर बनूंगा, पैसे मैं भी इकट्ठा करूंगा। तो ये क्या बोलेंगे, पहले इस गुल्लक को फोड़ूंगा, जो भी पैसे मैंने अकेले ने इकट्ठा किए वो पहले मैं लूंगा, अब से अपन दोनों इकट्ठा करेंगे एक साथ और फिर जो भी होगा उसको बांट लेंगे। सही बात है, हो गया, जाओ। तो इस केस में बताओ क्या होगा, जो पैसा पहले पुराने पार्टनर्स ने इकट्ठा कर रखा था अपने प्रॉफिट में से, क्या उसमें नए पार्टनर को हिस्सा देंगे? नहीं देंगे। तो उसका क्या करेंगे, बांट लेंगे। इस चीज को अपन बोलते हैं एडजस्टमेंट करेंगे अपन, किस चीज का, एडजस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस। यहां तक कौन समझ में आया? ये तो आपके मेन प्रॉब्लम्स हैं। एक सबसे आखिर में अपन पॉइंट करेंगे जो है हमारे पास एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग कैपिटल यानी नए पार्टनर के आने के बाद पुराने पार्टनर्स भी चाहे तो अपनी कैपिटल को चेंज कर सकते हैं कि भाई अभी मेरी कैपिटल 1 लाख आ रही है, नए पार्टनर के हिसाब से मैं 1.5 लाख रख दूं या 2 लाख रख दूं या 50,000 कम कर दूं। ये सारा एडजस्टमेंट अपन आखिर में देखेंगे। तो इन 7 के 7 पॉइंट से मिलकर पूरा एक चैप्टर बना हुआ है, ठीक है ना। और हर एक टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है।
पार्टनरशिप है, कहीं पे भी पीछा नहीं छोड़ेगी आपका, ठीक है ना। जब जब आप पढ़ाई करोगे, चाहे सीए, सीएस, सीएमए, बीकॉम, एमकॉम, है ना, जहां कहीं पे भी जाओगे अकाउंटिंग पढ़ोगे वहां पर ये वापस आएगा। इसलिए अभी से अच्छे से इसको कवर कर लेना, ठीक है। फटाफट नोट कर लो प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है, फिर वन बाय वन करके अपन इसको। अब आ जाइए आप, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं अपन कि अपन को क्या क्या करना है। सबसे फर्स्ट अपन बात करें इसकी, नया पार्टनर जब आएगा तो कैपिटल आएगा, उसका अपने को करना क्या है? कुछ नहीं करना, उसकी जनरल एंट्री करनी है। क्या करनी है? जनरल एंट्री। कि जब नया पार्टनर आता है, कैपिटल आता है, उसकी जनरल एंट्री क्या होती है? आपके एक एक दो दो नंबर के जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें से ये बन सकता है। बट जो नए पार्टनर की कैपिटल है वो कितने तरीके से ला सकता है? न्यू पार्टनर्स कैपिटल। न्यू पार्टनर जो आता है वो कैपिटल दो तरीके से ला सकता है। पहला वो कैपिटल ला सकता है कैश में, और दूसरा वो कैपिटल ला सकता है अपना पूरा का पूरा बिजनेस दे सकता है पूरी फर्म को। सपोज कीजिए मैं एक दुकान चला रहा हूं और मैं किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनना चाहता हूं, तो मैं उस फर्म में जाऊंगा और बोलूंगा देखो भाई कैपिटल तो मेरे पास है नहीं, ये मेरा पूरा बिजनेस मैं आपको दे देता हूं। बिजनेस देने का मतलब क्या हुआ? मैं अपने बिजनेस की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज इस फर्म को सौंप दूंगा कि आज से किसका होगा? इस फर्म का होगा। तो ये भी हो सकता है, ठीक है ना। दो केस हो सकते हैं, या तो वो क्या करेगा? ब्रिंग बाय कैश, ब्रिंग बाय कैश, या बी पॉइंट क्या होगा? ब्रिंग बाय या ब्रिंग हिज और हर बिजनेस, अपना पूरा का पूरा बिजनेस लेके आ सकता है, ठीक है ना। कैश में भी ला सकता है, बिजनेस भी ला सकता है। हमें इन दोनों की जनरल एंट्रीज देखनी है। बताओ अब नया पार्टनर आएगा, कैश में कैपिटल लाएगा, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? हम अपने आप को पार्टनरशिप फर्म मान के चलेंगे। क्या है अपन? पार्टनरशिप फर्म। नया पार्टनर आ रहा है तो वो हमें पैसे देगा, पैसे देगा तो अपने पास कैश आएगी। क्या आएगी? कैश। तो कैश आएगी, कैश बढ़ेगी, बढ़ने पर डेबिट होगी, ठीक है ना। तो यहाँ अपन एंट्री करेंगे कैश, या कैश की जगह आप कई बार यूज ले सकते हैं बैंक, दोनों एक ही बात है। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। टू में क्या लिखना है? नया पार्टनर आ रहा है और नया पार्टनर जब आएगा तो उसकी कैपिटल बनेगी, कैपिटल बिजनेस में बढ़ेगी, और कैपिटल जब भी बढ़ती है, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, हमेशा क्रेडिट की जाती है। कैपिटल बढ़ने पर क्रेडिट होगी। नए पार्टनर की कैपिटल आ रही है, उसकी कैपिटल बढ़ेगी, क्या लिखेंगे? टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे ए लाया, टू एज कैपिटल अकाउंट, बी लाया, बीज कैपिटल अकाउंट, राम लाया, राम्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर? ये तो एकदम बेसिक से जनरल एंट्री हो गई। नरेशन क्या होगा? बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय न्यू पार्टनर, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कि अगर कोई पार्टनर अपना पूरा बिजनेस ला रहा है, तो बताओ हम अपने आप को क्या मानते हुए अकाउंटिंग करते हैं? फर्म। हम पार्टनरशिप फर्म है। वो अपना पूरा बिजनेस लेके आया, मतलब वो हमारे पास दो चीजें लाया। क्या क्या? एसेट्स और लाइबिलिटीज, ठीक है ना। तो इस केस में एसेट्स भी आएगी, एसेट्स बढ़ेगी फर्म में। एसेट्स बढ़ने पर क्या होता है? डेबिट। लाइबिलिटीज बढ़ने पर क्रेडिट। लाइबिलिटी का मतलब क्या है? वो अपने कुछ क्रेडिटर्स ला सकता है, कुछ लोन ला सकता है, कुछ खर्चे उसके बाकी पड़े हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो ला सकता है ना। तो वो जो भी एसेट्स लाएगा उसको डेबिट करना है, और जो भी लाइबिलिटीज लाएगा उसको क्रेडिट करना है। क्या एंट्री होगी बताओ? बिजनेस लाने पर, तो बिजनेस लाने पर हम एंट्री करेंगे रेस्पेक्टिव एसेट्स, रेस्पेक्टिव एसेट्स अकाउंट डेबिट टू टू रेस्पेक्टिव liabilities, to respective liabilities and to new partners capital। इन दोनों का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना, जैसे 10 लाख की एसेट्स लाया, 2 लाख की लाइबिलिटीज लाया, तो बैलेंस कितना है? 8 लाख, वो कैपिटल बन जाएगी, ठीक है। तो ये जो कैपिटल आएगा ये आएगा बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। बीइंग बीइंग कैपिटल introduce, being capital introduced by new partner by his business, ठीक है। छापो, फिर एक एक एग्जाम्पल करते हैं।
अब देखो बिल्कुल, अब ये एग्जाम्पल लिखाऊंगा, लिखो, नोट करो फटाफट। A and B are equal partners. A and B are equal partners. They admit C. A and B are equal partners. They admit C for 1/5 share. 1/5 share in a firm for which he contribute capital of rupees 3 lakh. For which he contribute capital of rupees 3 lakh. Give the journal entry. ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है। ये तो हो गया हमारे पास कैश में अगर वो ला रहा है तो क्या होगा, बताओ क्या एंट्री होगी। एक ध्यान रखना, पार्टनरशिप में भाग्य से आप कैश की जगह बैंक वर्ड यूज लें तो ज्यादा बेटर। जहां जहां कैश आ रहा है वहां वहां बैंक लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी बिजनेस अपने ट्रांजेक्शन एक लिमिटेड ट्रांजेक्शन ही कैश में करता है, बाकी सारे वो ट्रांजेक्शन चेक से या बैंक से करता है। कैश बोले तो भी आप बैंक लिखो, बिल्कुल। अब बताओ यहाँ पर नया पार्टनर आ रहा है, हम कौन है, हम पार्टनरशिप फॉर्म में, उसने हमें पैसे दिए 3 लाख रुपए, ठीक ना, तो क्या होगा, हमारे पास कैश आएगी, यानी बैंक बैलेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या एंट्री करेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू में लिखना है टू सीज कैपिटल अकाउंट, बस, और क्या है, रिलेक्ट। कई बार एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें भी बच्चा कंफ्यूज, अरे इतना इजी थोड़ी हो सकता, होता है, पेपर इजी ही होता है। हाँ, यानी कि 1/5 हिस्सा है ना, उसके लिए फॉर्म में आ रहा है, यानी अब जो भी प्रॉफिट होंगे उसमें से 1/5 हिस्सा सी का होगा, जो भी एसेट्स होंगी उसमें 1/5 हिस्सा सी का होगा। तो ये तो फ्यूचर की बात कर रहा है कि अब जब भी कभी प्रॉफिट होंगे या जब बिजनेस खत्म होगा तो 1/5 हिस्सा ले जाएगा, समझ गए। इसके लिए आज ही 3 लाख रुपए ला रहा है। बीइंग, बिल्कुल ला सकता, अभी करेंगे अपन। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय सी, ये हो गया नरेशन। एक बात ही हो गया। अब सेकंड वाला पॉइंट करते हैं। सेम क्वेश्चन रखता हूं मैं, आप एग्जांपल लिख के क्या लिखेंगे, ये हो गया ना, जल्दी करो। क्वेश्चन नहीं लिखना, सिर्फ एक बार एग्जांपल लिखो और फिर एग्जांपल में लिखना इफ इन अबाउ एग्जांपल, यानी इसमें ऊपर वाले एग्जांपल में, यानी यहां तक सेम है। अरे बेटा ये तो मैंने क्वेश्चन में लिखवा दिया था, आंसर लिखो ना, एंट्री कर लो, अमाउंट डाल देना 3 लाख। अब देखो इफ इन अबाउ एग्जांपल क्या लिखेंगे, if in above example C contribute if in above example C contribute such assets and liabilities his share of capital, such assets and liabilities for his share of capital, यानी वो कैपिटल में अपने हिस्से के लिए यही एसेट्स और लाइबिलिटीज लाएगा। अब क्या क्या लाएगा साथ साथ में लिखते रहे आप, ठीक है ना, इधर लिखवा देता हूँ, चलो इधर ही लिख देते हैं, एक ही तो एंट्री होगी। एक तो लाएगा वो देखो बिल्डिंग, एक लाख, ऐसे नहीं बिल्डिंग सर उठा के लाएगा, क्या हनुमान जी नहीं है वो, बिल्डिंग के कागज लाएगा, ठीक है। बिल्डिंग, फर्नीचर, 50,000 का फर्नीचर लाया, बिल्कुल, प्लांट लाया 30,000 का, यानी उसने प्रॉपर्टी अपनी ये सारी किसके नाम कर दी है, फर्म के नाम, ठीक है ना। हाँ, छोटे मोटे ढाणी में हमारी बिल्डिंग। हाँ, अरे भाई अब आप वास्तविकता में मत जाओ, यहाँ आओ। डेटर्स क्या होता है, डेटर्स पता है, एसेट जिनको हमने गुड सेल किया होता उधार में, वो डेटर्स भी लाके दे देगा, ये लो आप इससे
सेटलमेंट करना, पैसा लेना। 20,000 के हमारे डेटर्स भी थे, ठीक है। इन डेटर्स पे उसने प्रोविजन बना रखा था पीबीडीटी। बताओ पीबीडीटी क्या होता है, एसेट्स या लायबिलिटी? लायबिलिटी। ध्यान रखना, एनी टाइप ऑफ प्रोविजन। हमें लगता है फ्यूचर में मेरा पैसा डूब जाएगा, उसके लिए मैंने प्रोविजन बना दिया, प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट। इधर ध्यान दो, क्रेडिटर्स यानी वो लोग जिनसे इसने गुड्स परचेज किया उधार में, ये क्या होती है, लायबिलिटी। कुछ बिल्स पेबल भी थे जो इसने एक्सेप्ट कर रखे थे, बिल्स पेबल बिल्कुल लायबिलिटी होती है। और एक लोन ले रखा था इसने 10,000 का, बस ये सारी चीजें लाया है, ठीक है ना। तो देखो जब भी कोई बिजनेस अपना लेके आता है ना, तो पहला काम ये अपने को ये पता लगाना क्या क्या एसेट्स है और क्या लायबिलिटी। कई लोगों को तो झाके ही नहीं पड़ते कि सर ये एसेट्स या लायबिलिटी है, तो फिर उल्टी सीधी एंट्री कर देते हो। बिल्डिंग क्या है, एसेट्स। फर्नीचर एसेट्स, प्लांट एसेट्स, डेटर्स एसेट्स, प्रोविजन लायबिलिटी। किसी भी तरीके का प्रोविजन अगर दिख जाए आपको, प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन ऑन बिल्स रिसीवेबल, सब लायबिलिटी होंगे, ठीक है ना। क्रेडिटर्स लायबिलिटी, एसेट्स। बिल्स पेबल लायबिलिटी, बिल्स जिनका पेमेंट करना बाकी है। लोन लायबिलिटी, ठीक है ना। अब इसकी जनरल एंट्री करनी है। पता इसने कैपिटल मिसिंग कर दी, बताइए क्या आपको कैपिटल नहीं बताई, तो इसके बेस पे अब अपन को कैपिटल बैलेंसिंग फिगर में निकालनी पड़ेगी। तो देखो जनरल एंट्री क्या होगी बताओ इसकी, कंबाइंड ही करनी है। जितनी भी एसेट्स आई सब डेबिट करो, वो इक्वेशन अपने आप ही बन जाएगी एंट्री में। जो भी एसेट्स आई डेबिट करो, जो लायबिलिटीज आई क्रेडिट करो, और जो बैलेंसिंग फिगर आया कैपिटल में लिख दो, ठीक है। जैसे देखो क्या क्या लाया अपन, बिल्डिंग एसेट्स है, बढ़ रही है, डेबिट होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 1 लाख। फिर फर्नीचर लाया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 50,000। फिर प्लांट लाया, प्लांट अकाउंट डेबिट, कितने का था प्लांट, 30,000, ठीक है। डेटर्स लाया, डेटर्स अकाउंट डेबिट कितने के, 20,000, ठीक है। फिर आगे लिख रहा है टू पीबीडीटी, लायबिलिटीज लाएगा, क्रेडिट होगी, टू पीबीडीटी अकाउंट 5,000, टू क्रेडिटर्स बिल्कुल 10,000, हमें पता होना चाहिए। टू बिल्स पेबल, टू बिल्स पेबल 3,000, टू लोन 10,000। और अब देखो बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो कहां लिख देंगे, टू सीज कैपिटल, अपने आप बन गई देखो कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। कैसे निकाले बैलेंसिंग फिगर, एसेट्स की पूरी की टोटल करो, कितनी आई, 1 लाख, 150, 138, 2 लाख। 2 लाख में से ये माइनस कर दो, क्या क्या माइनस करना है, 10, 10, 20 और 28, 28। तो 2 लाख में से जो एसेट्स थी माइनस कर दूंगा मैं क्या, लायबिलिटी, तो बन जाएगी क्या, कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी याद है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल। 28,000 लेस करेंगे तो आएगा 1,72,000, और ये 1,72,000 आ जाएगी अपनी कैपिटल, ठीक है। बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज गिवन बाय C for his contribution in capital। फटाफट नोट करो, अरे ये कब फुल हो गया,